मुझे उस घर में नहीं जाना। जब तक वो ताहिर वहाँ पर है ना, मैं वहाँ पे कदम भी नहीं रखूंगी। जिस जोरू के लिए तू पैसे इकट्ठे कर रहा है ना, उस जोरू का तो मैं ऐसा हाल करूंगा। नहीं, दोनों भाइयों को एक नहीं होने दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। हाथ पे बैंडेज, क्या इसी हालत में क्लाइंट से मीटिंग की थी? मुल्जिम आरिफ जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। आप ज़रा पता तो करवाएं कि इसने अपनी बीवी के नाम पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं निकलवाई हुई। आसिया, पूरा 1 महीना हो गया। कब तक इस तरह रूठ के महके में बैठी रहोगी? वापस चलो। उस घर को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे उस घर में नहीं जाना। जब तक वो ताहिर वहाँ पर है ना, मैं वहाँ पे कदम भी नहीं रखूंगी। उसकी मौजूदगी में मेरा दम घुटता है। समझ आई आपको? ताहिर भाई है मेरा। भाई नहीं है वो आपका, तायाजाद भाई है। और वैसे भी वो तो बोझ है। जो भी है, ताहिर मेरी जिम्मेदारी है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि हमारे वालिदैन के इंतकाल के बाद हमारी परवरिश हमारे ताया ताई ने की है। उनकी मौत के बाद ना, ताहिर की जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। सब समझ में आता है, मुझे जिम्मेदारी है। एक नंबर का निकम्मा इंसान है, नशा करता है वो, और मुझसे पैसे मांगता है। अगर पैसे के लिए मना कर दो तो मुझे धमकियां देता है, गालियां बकता है। अभी यहाँ तक कि अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो इनको मेरे खिलाफ भड़काता है वो। शरीफ लड़कियों को तो जॉब मिलती ही नहीं, और ये जो जॉब करने वाली लड़कियां होती है ना, ये बहुत तेज होती हैं। क्या हुआ शमशाद भाई? लगता है आज नजरे किसी की तलाश में है। तुझे डेमो दिखाता हूँ। अम्मी, आप ही समझाएं इसे। अरे मैं क्या समझाऊं? मेरी बच्ची दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है ताकि इसके बाप की ख्वाहिश पूरी हो सके। इसके बाप ने 400 गज का प्लाट खरीदा था, ये उस पे मकान बनाना चाहती है। ये पैसे जोड़ती है और तुम्हारा भाई पैसे चुरा लेता है। अगर पैसे नहीं दे तो इसके किरदार पे कीचड़ उछालता है वो। मैं इसको जाने नहीं दूंगी जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में मौजूद है। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। आलिया, तुम खामोश हो। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। तुम जाओ यहाँ से। इनकी बाप की मौत के बाद पूरा घर आसिया ने संभाला है और मेरी सफेद पोशी का भरम भी रखा है। ये मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। मैं हर मामले में इसके साथ हूँ। ये जैसा कहेगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं ताहिर का कहीं और इंतजाम कर लूँगा। आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दें, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना की वजह से इंश्योरेंस का काम बिल्कुल ठप है। ज़्यादा नहीं, मैं वादा करता हूँ कि 1-2 हफ्ते में सब कुछ ठीक कर लूँगा। अगर आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी ना, तो अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगली दफा पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी और वो सब मिलके तेरी ऐसी दुर्गंध बनाएंगे ना कि तुझे कब्र में पहुंचा देंगे, समझा? क्या हुआ शमशाद भाई? कुछ कहकर गई हैं? कुछ नहीं यार, अपना काम कर। किसका फोन आ रहा है? हेलो, मैं नासिर बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मेरा नंबर तो नहीं उठाओगे, इसलिए मैं नंबर बदल के बात कर रहा हूँ। कहाँ है मेरे 10 लाख रुपए? कौन से 10 लाख? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, मगर अब मैं तुम्हारा दिमाग जो है ना ठीक कर दूंगा, समझे? तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इंश्योरेंस पॉलिसियां दूंगा और तुम मुझे उसमें से 25% दोगे। अब होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। वरना क्या? क्या कर लोगे? देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया तो जाओ, अदालत के दरवाजे खुले, वहाँ जाके केस करो और मुझे साबित करो, समझे? देख आरिफ, तू ये ठीक नहीं कर रहा है, और जिस जोरू के लिए तू पैसे इकट्ठे कर रहा है ना, उस जोरू का तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि तू उसकी शक्ल देखने को तरस जाएगा, समझा? हाँ हाँ, जाओ जाओ, देखता हूँ ना क्या करोगे। अब फोन काट दिया तो ये तो बेटा मैं देखूंगा और तेरी जोरू का वो हाल करूंगा कि तू याद करेगा।
किसकी कॉल थी? चले अंदर जल्दी। अबे ओ, तुझे शर्म नहीं आती औरतों को इस तरह ताड़ते हुए? अरे आरिफ भाई, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप आसिया भाभी से ही पूछ ले मेरे बारे में। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना खींच के कि जिंदगी भर याद रखेगा। बेगैरत इंसान मोहल्ले की आती जाती औरतों को छेड़ता है। आप कमेटी वालों से बात करके इसको यहाँ से धक्के मार के निकालें, और मैं तो तुझे ऐसा मारूंगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। बेगैरत। चले यहाँ से, इसके मुंह भी नहीं देखना चाहती। क्या इंतजाम करना पड़ेगा? मैं शराफत से बात कर रहा हूँ तो ऊपर से आओगे? निकाल के फेंके आप इसे। अपनी बकवास बंद कर अंदर दफा हो जा। अब मैं बताऊंगा कि मैं हूँ क्या, पूरा मोहल्ला देखेगा। हाँ हाँ जा। जहीर, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी और कोई जॉब भी नहीं की। मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल तुम अपनी अम्मी को लेके मेरे घर लाजमी रिश्ता भेजोगे। तुम्हें पता है कॉलेज गए हुए पूरे 5 महीने हो गए मुझे। सॉरी आलिया, तुम्हें पता है इंडस्ट्री की सूरत हाल, कहीं कोई मुलाजमत भी नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं? अब इन हालात में तो अम्मी को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता ना। नहीं जहीर, हरगिज ऐसा मत करना। तुम्हें पता भी मेरे घर के तमाम फैसले आसिया आप ही करती हैं, और वैसे भी जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है घर का तमाम खर्चा आपकी के ही जिम्मे है। और वैसे भी वो बहुत प्रैक्टिकल जॉब करेंगे और इन बातों को बहुत अहमियत देती हैं। और तुम्हें पता है अम्मी भी उनकी ही बात सुनती हैं। अम्मी तो चलो जैसे तैसे मान जाएंगी, लेकिन आसिया आप ही ने एक बार भी इनकार कर दिया ना तो समझो किस्सा खत्म। अब उनका नजरिया भी ठीक है, पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने खुलूस से उन्हें कायल कर सकूं। लेकिन इसके लिए कुछ वक्त दरकार है। एक छोटी बहन है मेरी, और अम्मी की ख्वाहिश है कि पहले उसकी शादी हो जाए, फिर घर में बहू है। पर इसके लिए मुझे पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सही। जहीर, बाइक रोको। क्या हो गया? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, बाइक रोको जहीर। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? आफत में बुढ़ापा आएगा, और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम देखोगे मैं तुम्हारे सामने बूढ़ी होके मरूंगी। आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। ताहिर, क्या कर रहे हो? इससे पहले आप मुझे धक्के दे के निकालें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। देखो मेरा यकीन करो, तुम्हें कोई नहीं निकालना। चलो ये सामान वापस रखो। यकीन? यकीन तो आपको अपनी बात का भी नहीं है। मुझे कोई शिकवा नहीं है यहाँ से, बस एक बात का गिला है। आप इस अजनबी औरत की वजह से मेरे माँ बाप के एहसान भुला चुके हैं। मैं अजनबी औरत, और तुम कौन हो? इनके सगे भाई? अपनी अहमियत पता है तुम्हें इस घर में? तुम वो पत्थर हो जिससे मैं पाँव मारना भी जरूरी नहीं समझती। आसिया, मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। देखो ताहिर, मुझे ताया ताई के एहसानात का बिल्कुल अच्छी तरीके से एहसास है। तुम कहीं नहीं जा रहे, घर में बैठो। जब तक तुम्हारी जॉब और तुम्हारे रहने का इंतजाम ना हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगे। बस आप मेरी फिक्र करने से बेहतर है इसकी परवाह करें, तो इसके करतूतों की वजह से ना आपको पछताना न पड़े। चलता हूँ। लेकिन कहाँ जाओगे तुम? इस जहरीले माहौल में रहने से बेहतर है मैं किसी दोस्त के पास जाके ज़मीन पे पड़ा रहूँ। अच्छा रुको, मैं जानता हूँ तुम हम दोनों भाइयों को एक नहीं होने दोगी, और हम बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। ये लो, कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। ताहिर, तुम मेरा ताक़ुब कर रहे हो? तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम हैदराबाद नौकरी के लिए चले गए हो,
या वो भी एक झूठ था? तुम्हें क्या लगा मैं चला गया हूँ यहाँ से? नहीं, मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, समझी तुम? और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो। बकवास बंद करो अभी, नशे की लत है ना तुम्हें पागल बना दिया है। वैसे मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खोखले अल्फाज हैं ये मेरे लिए। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ना किसी से चक्कर चल रहा है, समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे मकसद में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कांटा था ना तुम्हारे रास्ते का, इसलिए मुझे घर से निकलवा दिया। जब तक तुम्हारी हकीकत सबके सामने नहीं ले आता, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से दफा हो जाओ। और आज की बात अगर मेरा पीछा किया ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, समझ आई तुम्हें? रिपोर्ट? अरे रिपोर्ट तो तुम्हारी होनी चाहिए। एक स्कूल की टीचर इतना कैसे कमा रही है? और तो और माँ और बहन को भी पाल रही हो, और ये लाखों की सेविंग कहाँ से आती है तुम्हारे पास? वैसे शमशाद सही कह रहा था, भाई के जाने के बाद तरह तरह के लोग आते हैं घर पे। यही है ना तुम्हारा असली चेहरा? हत्थू जाहिल इंसान। ये कहाँ छम्मक छल्लो बनी घूम रही है? इधर आ, मैं तेरी खबर लूं। हर वक्त घूमती रहती है। कहाँ घूम रही थी? कॉलेज तो तूने छोड़ दिया। आसिया सही कहती है, मुझे तेरी फिक्र लग गई है, नजर रखनी पड़ेगी तुझ पे। इतनी फिक्र हो रही है ना आपको? आपको डर लगता है कि कहीं आपकी बेटी बहक ना जाए, तो उतार दे अपने सर से, वो शादी करवा दे मेरी। अरे मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता मिले भी तो पढ़ा लिखा। आसिया से कहूंगी, वो ही कुछ करेगी तेरे लिए। कराई थी ना सुबह बात, कह देती उसे कॉल पे। हाँ हाँ, तूने फोन मिला के तो दिया था, मगर उसके बाद जब मैंने फोन किया तो फोन ही नहीं लगा। हालांकि रोजाना मगरिब के बाद वो मुझे फोन करती है, लेकिन कल वो भी नहीं किया उसने। आप ही ने सुबह बताया तो था कि घर का नक्शा तैयार करवाना है, उसे काम से गई होंगी, वहीं फंसी होंगी और कहीं नहीं जाती वो। आरिफ का फोन आ रहा। हाँ बेटे, क्या हुआ है? क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मी खुद को संभाल। अम्मी क्या हो गया आपको? सर बाजार तो ये डकैती की वारदात लगती है, और सर लड़की को दुपट्टे से गला गोंद कर मारा गया। और सर जाए वारदात से तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन इस बात का तयन नहीं हो सका कि इस घर से कौन कौन सी अशिया गायब है। इसका शौहर कहाँ पे है? सर यही है बाहर। ओके, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी बेहतर है सर। कुछ अंदाजा है घर से क्या क्या चोरी हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। दरअसल आसिया अपने वालिद साहब के प्लॉट के ऊपर घर तामीर करना चाह रही है। उसके नक्शे और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमने अकाउंट से पैसे निकाले थे, वो भी गायब है। और आसिया जो जेवर अपनी अलमारी में रखती थी, उस अलमारी का ताला भी टूटा हुआ है। इस वक्त ये वाक़या हुआ था, तुम कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मैं अपने क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए बाहर निकला हुआ था। मैं कामों में मसरूफ़ था, लेकिन मैंने 2-3 फ़ोन किए थे आसिया को, उसने कॉल नहीं उठाई। अब जब मैं घर वापस आया तो डकैती? नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। दरअसल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, मैं चबूतरे पे बैठ के धूप सेक रहा था, और आज भी मैं वहीं बैठा हुआ था। मैंने डकैती वकैती कुछ नहीं देखी। हाँ, जब आरिफ पे मेरी नज़र पड़ी तो मेरा माथा ज़रूर ठंडा। और क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों ये पहेलियाँ बुझवा रहा है? जो बोलना है साफ साफ बोल। सर मैं कोई पहेलियाँ वेलियाँ नहीं बुझा रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जब मैंने आरिफ को देखा तो वो घर से बहुत लेट निकला था, 11 पौने 11 बजे। नॉर्मली तो वो 10 बजे निकल जाता था। माथे पे उसके चोट थी और टाई उसके अपने हाथ में थी। मुझे लगा कि ज़रूर मियाँ बीवी के माबैन झगड़ा हुआ। हाँ हाँ, झगड़ा तो हुआ था सर। मैं आरिफ का पड़ोसी हूँ। सुबह इन दोनों के लड़ने की आवाज़ें हमारे घर तक आ रही थी। बिल्कुल सर, मैं भी इसी गली में होता हूँ। हाथ पे बैंडेज,
और कपड़ों पे खून के निशान। क्या इसी हालत में क्लाइंट से मीटिंग की थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मीटिंग तो पहले से फिक्स थी। तेरी मीटिंग तो मैं फिक्स करूंगा। अब इधर उधर की कहानियां सुनाना बंद कर। तेरा आज बीवी से झगड़ा हुआ था ना, झूठ नहीं बोलना। पूरे मोहल्ले ने आवाजें सुनी थी। देखें, झगड़ा किस घर में नहीं होता। हाँ, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी बीवी का कत्ल करूंगा। ये तो आप सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रहे। सुबह बीवी को धमकी देता है और उसके बाद लाश मिलती है। घर में एक गिलास टूटा हुआ है और कपड़ों पे खून के निशान। मोहल्ले वालों ने भी किसी डकैत को आते जाते नहीं देखा। सच सच बता, क्यों मारा था उसे? देखिए, मैं उसको क्यों मारूंगा? वो मेरी बीवी थी इंस्पेक्टर साहब। मेरे कपड़ों पे खून और गिलास का टूटना, वो दरअसल ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। मैडम, मुलजिम का दावा है कि गिलास पे लगा खून का निशान मकतूला का नहीं बल्कि उसका खुद का अपना है। सुबह दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस दौरान आसिया शदीद गुस्से में आ गई और उसने गिलास दे मारा और उसी से वो जख्मी हो गई। तो वो तो वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि मकतूला को गला घोंटकर मारा गया है। वैसे पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके मैदे से जहर के ट्रेसेस भी मिले, लेकिन रिपोर्ट में इस बात का तो कहीं तस्करा नहीं है कि मकतूला पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हों या कोई ऐसे जख्म पाए गए हों जिनसे खून निकला हो। अभी तो हमें ब्लड रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई, लेकिन अगर आरिफ का ये दावा सच मान भी लिया जाए तो इससे पुलिस के मफरूज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन है कि ये डकैती का मामला नहीं है, बल्कि ये प्लान करके उसको कत्ल किया गया है। तो मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है और मुलजिम को किसने नामजद किया है? मैडम, मकतूला की वालदा ज़किया बीवी ने ये मुकदमा दर्ज किया है और अपने दामाद आरिफ रहमान को नामजद किया है। मैडम, मकतूला की वालदा का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी में ताल्लुकात कशीदा थे। आसिया नाराज़ होकर अपने मैके आ गई थी और कत्ल वाले दिन भी दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है, जिसकी तस्दीक मोहल्ले वालों ने की है। तो मकतूला के फ़ोन रिकॉर्ड से क्या पता चलता है आखिरी बात उसकी किससे हुई थी? मैडम, मकतूला का जो आखिरी दफ़ा रब्ता हुआ था वो अपनी वालदा से हुआ था और तकरीबन 11 बजे ये कॉल आई थी और 3 मिनट की थी, और ये कॉल जो है वो मकतूला की छोटी बहन आलिया के नंबर से की गई थी। जब से वो मेरे घर से गई थी ना, दिल में एक अजीब सा धड़का लगा रहता था मेरा। रोज़ाना उससे फ़ोन पे बात भी करती थी, उस दिन भी की थी, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब था इसलिए बात नहीं हो सकी। तो आलिया ने मेरी बात करवाई थी उससे। आपकी उनसे क्या बात हुई थी? उसने बताया था अपने और आरिफ के झगड़े के मुतालिक कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की उसने। हाँ, लेकिन कुछ बात टाल रही थी। अक्सर वो मुझसे उसी प्लाट की बात किया करती थी जिस पे उसे घर बनवाना था। मेरी बच्ची। मैंने सोचा भी नहीं था कि आरिफ इस हद तक गिर सकता है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसे, कड़ी से कड़ी सजा। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है, कोई ना कोई तो गवाह होता, किसी ने कुछ देखा होता, सुना होता। और वैसे भी डकैती की वारदात में अगर कत्ल हो तो लोग पिस्टल इस्तेमाल करते हैं, गला घोंट कर तो डकैती की वारदात में कम ही होता है कि कोई मार के जाए। पुलिस का भी यही ख्याल है, लेकिन अभी तक कोई गवाह सामने नहीं आ सका जो इस डकैती के मफरूज़े को साबित कर सके। और गली में भी कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। हाँ मैडम, गली से थोड़ी दूर एक मेडिकल स्टोर है जिस पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी एक्टिविटी तो कैप्चर नहीं हुई। वैसे मकतूला के फ़ोन रिकॉर्ड से तो यही पता चलता है कि उसने सुबह 11 बजे अपनी वालिदा से आखिरी बात की है। और ये जो एक पड़ोसी है इनका जिसने गवाही दी है कि उसने आरिफ को 11:15 बजे घर से निकलते हुए देखा था। अगर 11 बजे उसने बात की है और 11:15 बजे वो घर से निकल गया है, तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकते हैं? मैडम, पड़ोसी का जो बयान है वो क्या सराई पर मबनी है। उसे तो ये भी याद नहीं है कि उसने 10:30 या 11:15 बजे देखा है आरिफ को। मुझे लगता है कि आरिफ ने घर जाकर वापस अपनी बीवी को कत्ल किया है।
हम मुल्जिम की सेलफोन लोकेशन निकलवा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आरिफ ने जो ये बयान दिया है कि वो अपने चंद क्लाइंट्स को मिलने गया था और आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं कि कत्ल की औकात में वो अपने क्लाइंट्स के साथ था, क्या उसके इस बयान की तस्दीक हुई? मैडम उसकी पहली मीटिंग जो थी वो 12 बजे की थी उसने, और दूसरी मीटिंग लगभग 1:30 बजे, जिसकी तस्दीक उन क्लाइंट्स ने कर दी है। लेकिन मैडम मुझे ये लगता है कि उसने मीटिंग से पहले ही अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था और सामान भी इधर उधर बिखेर दिया ताकि वो डकैती का रंग दे सके। बहरहाल मुल्जिम आरिफ जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। आप ज़रा पता तो करवाएं कि इसने अपनी बीवी के नाम पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं निकलवाई हुई। अम्मी ये चाय पिए। अम्मी पिए। अम्मी आपने अपना क्या हाल बना लिया है, खुदारा खुद को संभालें। अरे कैसे हिम्मत करूं, ये क्वार्टर तुम्हारे बाप की वजह से हमें मिल गया था, मगर सच बात तो ये आसिया की नौकरी से ये घर चल रहा था। अब क्या होगा, कैसे चलेगा ये घर? अम्मी आप नहीं परेशान हो। अम्मी मैं जॉब करूंगी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप खुद को संभालें तो। मैं देखती हूँ। बच्चे कौन है ये बेटा? अम्मी ये ज़हीर है, मेरे साथ ही पढ़ता था, आपसे मिलना चाहता था। आपको पता है मैंने आप ही को मिलवाया था ज़हीर से, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वो आपसे बात करेंगी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं था। आंटी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप किसी भी लम्हे खुद को तन्हा मत महसूस कीजिएगा, और मुझे भी आप अपना बेटा समझिए। बस एक बार आसिया आपी की कातिल को सज़ा हो जाए, इसके बाद मैं खुद अपने घर वालों को आपसे मिलवाऊंगा, और मेरी अम्मी भी आपसे मिलना चाहती है। नहीं बेटा, इस हालत में मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इतना बड़ा फैसला करने की। मैं नहीं कर सकूंगी ये सब। शायद मुझे इन हालात में ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं ये सोच के चला आया कि आप अकेले महसूस ना करें। आपका बेटा मौजूद है जिसे आपकी बहुत फिक्र है, और आसिया आपी से बस एक बार ही मुलाकात हुई थी। उनकी खुलूस और मोहब्बत ने मुझे उनका मखरूज कर दिया है। बस एक बार आसिया आपी की कातिल जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाए। कैसे पहुंचेंगे? कल जो कुछ अदालत में हुआ सबने देखा है अम्मी। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस आरिफ को मुल्जिम नहीं बल्कि बेगुनाह साबित करने की शवाहद ढूंढ रही है। अम्मी उसने सबको खरीद लिया है, सबको। नहीं, आमना कबीर बहुत बड़ी वकील है और उन्हें कोई नहीं खरीद सकता। और आरिफ के खिलाफ कम शवाहिद होने का मकसद ये नहीं कि वो बेगुनाह है। हो सकता है कि उस जुर्म में कोई और भी मुलविस हो। कोई और? हाँ, वो ताहिर था। वो आप ही को धमकियाँ दिया करता था, कहता था कि वो अपना रास्ता साफ कर देगा। तो आप लोगों ने उसे नामजद क्यों नहीं किया? आंटी, एक बार आप आमना कबीर से बात करें और बताएं उन्हें कि ताहिर ने कत्ल करने की धमकियाँ दी थी। अरे मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, अब जो कुछ कर तुम दोनों ही कर सकते हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ बेटा, मेरी बच्ची के कातिल को सजा मिले, इस दुनिया में भी और आखिरत में। बस मुझे इंसाफ चाहिए। जरूर मिलेगी मैम। देखिए, पुलिस जिन शवाहिद और रिपोर्ट्स पर इन्हिसार कर रही थी कि उन शवाहिद की बुनियाद पर हम आरिफ को मुजरिम करार दे पाएंगे, बदकिस्मती से वो तमाम रिपोर्ट्स और शवाहिद जो हैं वो तो आरिफ के हक में जा रहे हैं। अब जो आपकी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे पता चल रहा है कि उसकी मौत सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के करीब हुई है, और आरिफ की सेलफोन लोकेशन से हमें ये पता चलता है कि इन औकात में तो वो अपने दफ्तर में था। हाँ, मगर मुमकिन है कि इसने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना सेलफोन दफ्तर में छोड़ दिया और वापस आकर आप ही को कत्ल कर दिया। देखिए आलिया साहिबा, पुलिस ने भी इस मफरूज़े पर गौर किया था, लेकिन आरिफ के पास अपने
दफ्तर के कुलीग्स हैं जिनकी गवाही है कि आरिफ इन औकात में अपने दफ्तर में मौजूद था। इसने जरूर अपने भाई ताहिर के साथ मिलकर साजिश रची होगी। वो ताहिर आपी से बहुत नफरत करता था, वही आपी के जेवर और पैसे भी चुराया करता था। और वो शमशाद निहायत घटिया इंसान है। आपी ने बताया था वो निहायत घटिया इंसान है। मोहल्ले की औरतें तक उससे परेशान थी। आपी ने उसकी कंप्लेंट भी की थी। शायद वही इंतकाम लेने के लिए उसने आपी को कत्ल कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपी का असली कातिल कौन है। ताहिर भी हो सकता है और शायद शमशाद भी। शमशाद कह रही हैं आप? शमशाद ने तो आरिफ के खिलाफ भी बयान दिया था। ये मुझे बताइएगा, आसिया ने ताहिर और शमशाद के बारे में आपको क्या बताया था? अच्छा चलें, ठीक है, खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। मैम, केस से जुड़े एक अहम गवाह के बारे में बड़ी अजीब सी बात पता चली। मुझे यकीन है तुम शमशाद के बारे में कुछ बताने लगे। ये आपको कैसे पता है? अच्छा, ये बात मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। मैडम, शमशाद ये ख़वातीन की किरदार कशी और कीचड़ उछालने के लिए बहुत बदनाम है। मोहल्ले की ख़वातीन इससे काफ़ी शाकी हैं और चंद रोज़ पहले आसिया से भी इसकी तलख कलामी हुई। अच्छा, अहम बात यह है कि शमशाद 48 घंटे से गायब है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से कहूँ ज़रा शमशाद की फ़ोन लोकेशंस निकलवाएं और उसका सेल फोन रिकॉर्ड भी निकलवाएं। हाँ मैडम, ये तो मैंने आईओ साहब को पहले ही कह दिया, तो सुबह तक मिल जाएगा। गुड। वैसे शमशाद के अलावा एक और इंसान भी है जिसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वो कौन? आरिफ का तायाजाद भाई ताहिर। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। अरे वाह भाई वाह सही टाइम पे मिल गया। अबे तेरी जमानत हो गई? कोई ना कोई चक्कर चला ही लिया होगा तूने, मुझे पता है ना। और अब जब जमानत हो ही गई है और तू आ ही गया तो अब मेरे पैसे भी दे दे। देखो, मैं वैसे ही बहुत परेशान, एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा हूँ। बेहतर ये है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। बात सुन, ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने मत कर। मैं तेरे सारे नाटक जानता हूँ, कितना नाटकबाज है, कितना नौटंकी है तू। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा, ये बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या होगा जो अभी हो गया? हाँ, प्लीज़ जाने दो मुझे। देख, ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बात सीधे और अच्छी तरीके से सुन ले। खुदा की कसम मैं तेरा वो हाल करूँगा, तू याद करेगा। तू मुझे जानता नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। अरे बात तो सुन ले। अरे प्लीज एक दफा कहीं अच्छी जगह बैठ के चाय पीते हैं ना। अरे मैं कोई फजूल आदमी नहीं हूँ। अरे मेरा अच्छा खासा कारोबार है। आप तू वहाँ से भागकर यहाँ आ गया? हाँ, तूने अभी तक घटिया हरकतें नहीं छोड़ी। आजा, तेरे साथ एक बात करनी है, चल। तो क्या हो गया सर? मैं कोई आवारा थोड़ा ही हूँ। आप मुझे जिस तरह मेरे साथ सलूक कर रहे हैं आप। आजा, तुझे लेकर चलता हूँ, वहाँ लेके चलूंगा जहाँ पे तेरे जैसे सारे बदमाश सीधे हो जाते हैं। अरे कहाँ लेके जाते हैं सर? क्या हो गया? मैडम, पुलिस ने ताहिर और शमशाद दोनों से तफ्तीश की, लेकिन तफ्तीश बेनतीजा रही। आरिफ पर तो शक करने की फिर हमारे पास वजूहात थी, लेकिन इन दोनों के खिलाफ तो हमारे पास कोई शवाहिद नहीं। शमशाद ने एलिबाई दिए कि वो 11:30 से 12:30 एक स्नूकर क्लब में था, जिसकी तस्दीक वहाँ के लोगों ने की है। और ताहिर कहता है कि वो एक हॉस्पिटल में था। दोनों क्लियर है, हम वही डेड एंड पे खड़े।
जिस तरीके से अभी तक तफ्तीश की गई है ना, हमने डेड एंड पर ही पहुंचना था। मकतूला के घर से कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि ज़बरदस्ती कोई उसके घर में दाखिल हुआ है। मकतूला के जिस्म पर से कोई तशद्दुद के निशानात भी नहीं मिले। गला घोंट कर उसे मारा गया। अलबत्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता था कि उसे मरने से पहले कोई नशा आवर चीज़ पिलाई गई थी। अब इन तमाम बातों पर अगर गौर करें तो यही जाहिर होता है कि जिसने भी उसे कत्ल किया है वो उसका जानने वाला था। लेकिन पुलिस का सारा फोकस इस बात पे था कि कत्ल की वजह दुश्मनी है, मरने वाली की दुश्मनी किससे हो सकती है। जबकि अगर हम कत्ल का मोहरिक चेंज कर दें तो हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मकतूला के मरने से फ़ायदा किसको पहुंचता है। किसको? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। आसिया तो इसकी बड़ी बहन थी, ये ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे आपके सदमे का अंदाज़ा है, लेकिन यही सच है। तभी तो आसिया के केस की इतनी बड़ी बेनिफिशरी होने के बावजूद किसी का ध्यान इस पे नहीं गया। और जाता भी कैसे? एक बहन से 11 बजे बात होने के ठीक आधे घंटे बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके कौन कत्ल कर सकता है? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों इस तरह करूँगी? यही सच है। तुम्हारी और जहीर की सेलफोन लोकेशन इस बात का सबूत है। तुमने तो निकाब किया हुआ था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जहीर की बाइक देखी जा सकती है। हाँ, और तुमने आसिया को फ़ोन भी इसीलिए किया था कि उसकी लोकेशन की तस्दीक कर सको। और तस्दीक होती तुम उसके घर गई, उसकी चाय में नशावर मैलून मिलाकर बेहोश किया और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया ना। अभी मैं कत्ल क्यों करूँगी? कत्ल उस आरिफ ने किया होगा ना, और वो ताहिर, वो मिला होगा साथ में। अम्मी आप इनको बताती क्यों नहीं है? मैं आप ही का कत्ल क्यों करूँगी? इनसे बोले। हाँ बेटा, ये भला अपनी सगी बहन का कत्ल क्यों करेगी? प्रॉपर्टी के लिए। जो प्लाट तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के नाम खरीद कर रखा था, तुम्हारे दिल में उसके लिए लालच थी कि वो तुम्हारे अकेले नाम पर हो जाए। इसी वजह से तुमने अपनी बहन को बेदर्दी से मार दिया। आलिया बोल, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? क्या ये सच कह रहा है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं तो? हाँ, मैंने कत्ल किया आसिया का। मैंने कत्ल किया आसिया का। मैं नफरत करती थी उससे। अम्मी मैं आसिया से बहुत नफरत करती थी। हमेशा जिस चीज से मैं महरूम रही हूँ उसको क्यों मिली है? वो चाहे माँ बाप का प्यार हो, इज्जत हो, मुलाजमत हो, हमेशा मैं खाली हाथ रही, उसे हर चीज मिल गई। आपको पता है ना वो किस तरह मुझसे बात करती थी, कितनी रोक टोक करती थी। लगता था जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। मैं अच्छे से जानती थी जहीर से वो मेरी शादी नहीं होने देगी, तभी मैंने ये रचाया सारा गेम। मैंने कत्ल किया, मंसूबा बनाया था मैंने। अम्मी उस दिन मैंने आपके मोबाइल से सिम निकाल दी थी ताकि आप आसिया से कांटेक्ट ना कर सके। अरे आलिया बेटा, अरे बेटा, आसिया को कब से फोन कर रही हूँ, ना जाने कम वक्त मेरे फोन को क्या हो गया। जरा मेरी बात करवा, मिला के दे। अम्मी आप ये रखें, मैं अपने फोन से मिला देती हूँ, परेशान नहीं हो आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम आसिया आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप घर पर ही हैं? नक्शा बनवाने नहीं गई आप? ओ, तबीयत नहीं ठीक है आपकी? कोई बात नहीं। अच्छा आप ही अम्मी से बात करें, बहुत परेशान हो रही हैं। बात करें अम्मी। हाँ बेटा आसिया, क्या हो गया तबीयत को? अरे मेरे फोन को पता नहीं क्या मौत आ गई है, कमबख्त खराब हो गया। और उस फोन कॉल के फौरन बाद तुम जहीर के साथ आसिया के घर गई और अपने मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया। जहीर एक अरसे से बेरोजगार था, उसके हालात सुधरने का कोई इम्कान नहीं था। और ये बात मैं अच्छे से जानती थी कि अगर आसिया रास्ते से हट जाएगी तो 400 गज का मकान मेरे नाम हो जाएगा और फिर मैं और जहीर शादी कर लेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो गली में कोई भी नहीं था, किसी की नज़र भी हम पे नहीं पड़ी। जहीर थोड़ी दूर ही रुक गया था। मैं ही घर में गई थी, मैंने ही चाय बनाई थी और नशावर दवाई उसमें मिलाकर पिला दी थी। क्या हुआ आप भी? आप ठीक तो है ना? पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुमने इसमें कुछ मिलाया था क्या? इसमें
इसमें नफरत का वो जहर मिलाया था जो आपने मेरी जिंदगी में घोल रखा था। हमेशा लगा लगा कर आपने मेरी जिंदगी को तो जहन्नुम बना दिया था ना। आप सिर्फ आपकी वजह से हमेशा कॉम्प्लेक्स का शिकार रही हूँ मैं। हमेशा वो चीज़ आपको मिली है जिससे मैं महरूम रही हूँ। सिर्फ आप ही है जिसकी वजह से आज तक मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। और आज आपकी मौत से मुझे अपनी आज़ादी का फरमाना मिल सकेगा। क्या क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहना चाहती हो तुम? ज़हीर, ज़हीर, ये कौन है? मैं तुम्हारी मौत हूँ, मगर बेफिक्र हो तुम, बहुत ही सुकून की मौत मिलेगी तुम्हें। आखिर तुम आलिया की बहन जो हो। क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या? मार दो इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। हमने उसे कुर्सी से बांध दिया और उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट कर उस घमंडी औरत को मार डाला। एहसान फरामोश है तू, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे आसिया ने तुझे पढ़ाया लिखाया और तूने उसे इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिस पिलाट के लिए तूने उसे कत्ल किया है ना, वो तेरे ही नाम करने वाली थी। तू जानती है उस दिन उसने फोन पे मुझसे क्या कहा था? हाँ अम्मी, मैं प्लॉट का नक्शा बनवाने नहीं गई। असल में मैंने एक बात सोची है। मैं चाह रही हूँ कि ये प्लॉट ना मैं आलिया के नाम कर दूँ। आपको तो पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मुझे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहेगी। और आप जानते हैं कि आरिफ का काम भी बहुत अच्छा चलता है। आलिया को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप ये बात उसे नहीं बताएंगी, मैं खुद उसे सरप्राइज़ दूँगी। अफसोस, तुमने अपनी उसी बहन को मार दिया जो तुम्हें एक बेशकीमती तोहफा देने वाली थी। तुम्हारी लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारे पार्टनर ज़हीर को तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, अब तुम्हारी बारी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाना, मुझे बचा। नहीं मार मुझे माँ, नहीं हूँ मैं तेरी माँ, मर गई है तू मेरे लिए। अल्लाह मेरी बच्ची से मारा है इसका मगर। वकला की बहस, पेश किए गए शवाहिद और हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरिफ रहमान का अपनी बीवी आसिया के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये अदालत आरिफ रहमान को इस केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। चूँकि आसिया का कत्ल उसकी छोटी बहन आलिया और उसके आशना ज़हीर ने किया है, लिहाजा ये अदालत इन दोनों को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।